गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है सेफ स्टेट लिस्ट ऑफ यूके। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूके गवर्नमेंट जो है वो इंडिया को एक्सपेंडेड लिस्ट ऑफ सेफ स्टेट्स में जो है ऐड करने का प्लान कर रही है। जिससे होगा क्या कि जो लोग इंडिया से इमिग्रेंट्स ये बोलकर जाते थे यूके में कि उनका इंडिया में परसिक्यूशन हो रहा है या उनको असाइलम चाहिए ब्रिटेन में, बिकॉज़ इंडिया में जो है सेफ़ नहीं है वो, तो उनको जो है वो वापस जो है वो भगा दिया जाएगा और इंडिया को एक सेफ़ कंट्री माना जाएगा। तो मतलब कि इंडिया में किसी का परसिक्यूशन नहीं हो रहा है एज़ पर यूके। तो इसलिए इंडिया से जो असाइलम के एप्लीकेशंस है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। ठीक है। तो यूके होम ऑफिस ने ये डिसाइड किया है कि इमिग्रेशन प्रोसीजर्स को जो है वो अब स्ट्रीमलाइन किया जाएगा और कंट्री का जो इमिग्रेशन सिस्टम है उसको जो है वो अब अब्यूज़ नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है। तो अदरवाइज़ आपको पता है कि क्या होता था, हमारे यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ये झूठ बोलकर जो है बाकी कंट्रीज़ में असाइलम लेने की कोशिश करते थे कि उनका यहाँ पर परसिक्यूशन किया जा रहा है। ठीक है। तो अब जो है कंट्री का जो है यूके का हो गया या कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऐसा जो है ये फ्रॉड किया जाता था इमिग्रेंट्स द्वारा कि वो जानबूझकर झूठ बोल देते थे कि उनका जो है परसिक्यूशन हो रहा है इंडिया में, तो उनको जो है वो वहाँ पर रहने दिया जाए। ठीक है। तो पीपल जो कि इस इमिग्रेशन सिस्टम के एक फ्लॉ को एक्सप्लॉइट करते थे, इलीगल जर्नीज करते थे यूके तक जाने की, उसको अब जो है वो रोक दिया जाएगा। तो अपार्ट फ्रॉम इंडिया, जॉर्जिया, अल्बानिया, स्विट्ज़रलैंड, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, इन सब की स्टेट्स जो हैं वो अब सेफ लिस्ट में रहेंगी। ठीक है। तो अब इसके मुताबिक जो है होम सेक्रेटरी जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब कि हमें कुछ ऐसा नहीं लगता कि उस उन कंट्रीज़ में, जैसे कि इंडिया में जो होगा, कि इन कंट्रीज़ में कोई सीरियस रिस्क ऑफ परसिक्यूशन है किसी भी नेशनल को। ठीक है। तो यूके की जो है वो अब ऐसे इंडिया को नहीं मानेगा अगर कोई इंडिया से इमिग्रेंट जाकर ये बोलेगा कि उसका परसिक्यूशन हो रहा है इंडिया में और उसे असाइलम दिया जाए, तो ये इलीगल इमिग्रेशन जो है वो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो एक्चुअली जो है ये सब कोई एहसान नहीं किया जा रहा है इंडिया के ऊपर। ये सब जो है उनकी खुद की ही जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो है इश्यूज़ की वजह से किया जा रहा है, क्योंकि वो इमिग्रेशन को रोकना चाहते हैं। अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स, असाइलम सीकर्स को जो है यूके में रोकने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल इशू बन चुका है, खासकर ब्रेग्जिट के टाइम से। तो एंटी इमिग्रेंट जो सेंटिमेंट्स हैं वो सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं। यूके की जो कंजर्वेटिव रूलिंग पार्टी है वो भी जो है टाइट इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के फेवर में रही हैं। वहाँ पर इलेक्शन भी आने वाला है। तो यूके की जॉब जो है वो स्किल्ड वर्कर्स को जो शिफ्ट ना हो उसके अगेंस्ट भी जो है वहाँ पर माहौल बनता जा रहा है। तो इसीलिए इलीगल माइग्रेशन एक्ट 2023 में जो है यूके गवर्नमेंट ने पास किया और जो असाइलम के नाम पर वहाँ पर रहने की कोशिश करते थे उनको जो है वो अब एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है। गवर्नमेंट ने वहाँ पर फील किया कि असाइलम सीकर्स को रोकना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो इस परसिक्यूशन का जो है बहाना लगाकर यूके में रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो इस लिस्ट को जितना वो एक्सपैंड करते रहेंगे, जितनी कंट्रीज़ को एक्सपैंड करते रहेंगे, वो सेफ लिस्ट में डालते रहेंगे, तो उतना ही मतलब उस एरिया से जो है वो अब ये असाइलम के नाम पर जो है वो इमिग्रेंट्स नहीं आ पाएंगे, है ना। इंडिया के लिए ये एक अच्छी खबर भी है, क्योंकि इंडिया जो है अब यूके गवर्नमेंट अगर इंडिया को सेफ, स्टेबल और फ्री मानती है तो इसका मतलब कि जो है यहाँ से जो क्राइम करके चले जाते हैं लोग, खासकर ब्रिटेन में, और ये बोलते हैं कि उनको असाइलम की ज़रूरत है, तो वो अब जो है वो नहीं हो पाएगा। ऐसे केसेस में उनको डिटेन कर लिया जाएगा और उनको रिटर्न कर दिया जाएगा यूके से बाहर ही। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एथिक्स कमेटी। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। लोकसभा की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की एमपी महुआ मोइत्रा को जो है वो एक्सपेल करने को कहा है और ये जो रिकमेंडेशन है अब ये लोकसभा स्पीकर के पास जा रही है। ठीक है। अब होगा क्या कि स्पीकर जो हैं वो इस रिपोर्ट को पब्लिक करें या ना करें वो डिसीजन लेंगे, और अगर डिसीजन लिया जाता है तो कमेटी के जो चेयरपर्सन है वो इस रिपोर्ट को हाउस में प्रेजेंट करेंगे, जिसके ऊपर जो है वो डिबेट होगी, एक गवर्नमेंट मोशन आएगा और फिर उसके ऊपर वोटिंग के बाद मेंबर की एक्सपल्शन हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हिस्टोरिक मोमेंट होगा, आज तक पहली बार ऐसा होगा कि किसी एमपी को एक्सपेल किया जा रहा है, पहली बार ऐसा होगा अगर ऐसा होता है तो। ठीक है। तो अब हम देखते हैं एथिक्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के बारे में।
राज्यसभा में 1997 में और लोकसभा में साल 2000 में इसको फॉर्म किया गया था। कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को एनफोर्स करती है ये कमेटी, और ये डिसिप्लिन और डेकोरम को पार्लियामेंट में मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, अगर इसकी हम कॉम्पोजिशन देखें तो कमेटी में 15 मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम, जो कि स्पीकर द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। इनका टर्म जो है वो 1 साल का ही होता है मैक्सिमम। और ये कोड ऑफ कंडक्ट जो मेंबर्स के लिए होता है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए, उसको बनाती भी है, उसको एनफोर्स करने का भी काम करती है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो पहले अगर आप एथिक्स कमेटी को कोई कंप्लेंट जाती है तो कोई भी पर्सन जो है वो कंप्लेंट दे सकता है अनएथिकल कंडक्ट अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने किया है, तो खासकर लोकसभा के केस में तो वो कंप्लेंट जाती है, फिर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है, और फर्दर इंक्वायरी के बाद जो रिकमेंडेशंस होती है कमेटी की, वो एक रिपोर्ट के फॉर्म में स्पीकर को दी जाती हैं। फिर जो कमेटी की रिपोर्ट होती है उसको जो है हाउस में पेश किया जाता है। कमेटी जो रिकमेंडेशंस भी दी हैं कमेटी ने उसको भी पेश किया जाता है, और जो है स्पीकर उसको पेश करते हैं हाउस के सामने, और फिर उसके ऊपर जो है डिबेट की जाती है। मोशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो फिर ऑफ कोर्स उस केस में एक्सपल्शन हो जाती है उस पर्टिकुलर एमपी की। ठीक है, अब एथिक्स कमेटी फिर प्रिविलेजेस कमेटी से कैसे डिफरेंट है वो भी तो ऐसी ही होती है। प्रिविलेज कमेटी, प्रिविलेज कमेटी जो है वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस को एग्जामिन करती है हाउस में। ठीक है, मेंबर्स के। तो अगर आप देखो तो थोड़ा सा जो इनका काम है एथिक्स कमेटी का और प्रिविलेजेस कमेटी का, वो थोड़ा सा ओवरलैप होता है। लेकिन जो मैंडेट है कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस का, वो फ्रीडम, अथॉरिटी और डिग्निटी ऑफ पार्लियामेंट को सिक्योर करने के लिए या सेफगार्ड करने के लिए बनाया गया है। और ये इंडिविजुअल मेंबर्स और हाउस एज कलेक्टिव भी जो है दोनों को ये प्रिविलेजेस मिलती हैं। और जो एमपीज़ होते हैं उनको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के लिए या फिर करप्शन चार्जेस के लिए भी जो है उनको एग्जामिन किया जा सकता है। लेकिन पर्सन जो एक एमपी नहीं है उसको भी जो है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के लिए जो है वो अक्यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जो एथिक्स कमेटी होती है वो तो सिर्फ किसी एक एमपी को ही एग्जामिन कर सकती है ना, वो तो किसी नॉन एमपी को एग्जामिन नहीं कर सकती। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रेडिएटिव कूलिंग पेंट। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च जो है उन्होंने रेडिएटिव कूलिंग पेंट बनाया है ऐसा, जो कि स्ट्रक्चर्स जैसे कि बिल्डिंग्स, पेवर्स, टाइल्स को हॉट वेदर कंडीशंस में बहुत ही तेज़ी से कूल कर सकता है। ठीक है, अब ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसके अंदर जो है आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड के और पीवीडीएफ के जो है वो अल्ट्रा वाइट अल्ट्रा एमिसिव जो है वो पॉलीमर्स लगाए गए हैं, नैनो कॉम्पोजिट, जिससे कि जो सोलर रिफ्लेक्टेंस का लेवल है वो 96.3% हो जाता है। मतलब कि 100% अगर सनलाइट आ रही है तो उसमें से 96.3% को ये रिफ्लेक्ट कर देगा। और हाई थर्मल एमिशन 98.5% रहती है, मतलब कि टेम्परेचर इतना डिक्लाइन कर सकता है ये। ठीक है, तो अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें तो एक्सीलेंट कूलिंग परफॉर्मेंस दे रहा है। लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक का जो है ये टेम्परेचर को कम कर देता है इंटेंस सनलाइट को। और ये लो कॉस्ट सॉल्यूशन है, प्रोसेस्ड पेंट है, और वाटर रेजिस्टेंट हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज़ भी इसने एग्जिबिट की हैं। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव कूलिंग होती क्या है? बेसिकली एक पैसिव कूलिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें कोई एनर्जी कंजम्पशन नहीं हो रही, जैसे कि आपका एसी में तो एनर्जी कंजम्पशन होती है। इसमें सिर्फ आपने एक पेंट ऐसा कर दिया है कि वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसलिए जो है वो पैसिव तरह से आप इसको कूलिंग कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑरोरास। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नासा ने रिसेंटली इनक्रेडिबल पिक्चर शेयर की है ऑरोरा की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में से। तो ऑरोरास क्या होते हैं? नेचुरल फिनोमिना जो कि नेचुरल कलर्ड लाइट को जो है स्काई में रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, डिस्प्ले करते हैं, ग्रीन, रेड, येलो या वाइट। कैसे बनते हैं? तो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जो सन से जब वो अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर या एटमॉस्फेयर में आते हैं तो वो इंटरेक्ट करते हैं। तो जो ये सोलर पार्टिकल्स होते हैं ये इंटरेक्ट करते हैं गैस मॉलिक्यूल से हमारे एटमॉस्फेयर में, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से खासकर ये यूनिक और अलग तरह के डिस्प्ले ऑफ लाइट दिखाते हैं। ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन और रेड लाइट दिखाता है, नाइट्रोजन जो है वो ब्लू और रेडिश पर्पल लाइट दिखाता है, और इसको हम जनरली पोलर लाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके जनरली आपके जो रीजन्स ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड्स हैं जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिक, वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। नदर्न हेमिस्फेयर में हम इसको ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं, नदर्न लाइट्स कहते हैं, और सदर्न हेमिस्फेयर में हम इसको सदर्न लाइट्स या फिर ऑरोरा
ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। तो क्या ये सिर्फ अर्थ पे ही होते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स ये सैटर्न और जुपिटर या बाकी जहाँ पर भी एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड होगा, वहाँ पर हर जगह ये आपको ऑरोरास देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं भीमा रिवर। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भीमा रिवर जो है वो ड्राई हो गई है, जिसकी वजह से जो है 100 विलेजेस जो इस रिवर पर रिलाई करते थे वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ गए हैं। तो भीमा रिवर जो है उसको हम चंद्रभागा रिवर भी कहते हैं, और ये मेजर रिवर है साउथ वेस्ट इंडिया की, एक मेजर ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। भीमाशंकर हिल्स जो हैं आपके वेस्टर्न घाट्स में, पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, वहाँ से ओरिजिनेट होती है ये। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना में फ़्लो होती है, मर्ज करती है जाकर कृष्णा रिवर में काडलूर, कर्नाटका में। एक वेल एंट्रेंच्ड वैली के थ्रू ये रन करती है, और इसके जो बैंक्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। तो 75% जो ये रिवर है ये महाराष्ट्र में ही लाई करती है, और ये रिवर मोस्टली रेन फेड रहती है, इसलिए जब मानसून में चेंजेस आते हैं तो ये ड्राई भी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक केस रजिस्टर किया गया है रिसेंटली एक चॉपर कंपनी के ऊपर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड द्वारा, क्योंकि उन्होंने जो है हेलीकॉप्टर को लैंड करवा दिया था रिस्ट्रिक्टेड जोन ऑफ केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको फेमसली हम केदारनाथ मस्क डियर सेंचुरी भी कहते हैं। रुद्रप्रयाग और चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में ये लोकेटेड है, और ये नदन बॉर्डर ऑफ द सेंचुरी में ये ऑफ कोर्स इसका जो केदारनाथ टेम्पल के ये एरिया वहाँ पर लाई करता है। और इसका प्राइमरी पर्पस को क्यों बनाया गया था, क्योंकि जो हिमालयन मस्क डियर है उसको प्रोटेक्ट करना था। ठीक है, जो ये सेंचुरी है ये अपर कैचमेंट एरिया ऑफ अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर्स में पड़ती है। इसके पास में बिल्कुल केदारनाथ पीक है, मंदनी पीक है, चौखंबा पीक है। ठीक है, और वेस्ट हिमालयन जोन में ये पड़ती है। ठीक है, तो इसके ये वाला जो एरिया है यहाँ पर टेम्परेट फॉरेस्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप फ्लोरा और फौना की बात करो तो ओक, रोडोडेंड्रॉन्स, चीर पाइन, अल्पाइन मीडोज, और फौना में आपको मस्क डियर, हिमालयन थार, हिमालयन ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, ये सब आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is safe state list of UK. This topic is important for your international relations. So UK government has tabled plans to add India to an expanded list of safe states. So what would it mean? So this would mean that those Indians who were making false claims in to enter UK and to stay there, that they were being persecuted in India because of because of India being unsafe, they will have their shop shut now. Okay, what would it mean? That some people from India, some specific people, they were going to this country, to UK, to Canada, to Australia, to other Anglosphere countries, and they were claiming that India is unsafe and they are being persecuted in India. That's why they want asylum. Of course, this is a big scam. This is a big hoax being played out in these countries, or especially in this European countries or countries where the Anglosphere countries. So they were claiming that they are being persecuted in India. So they were using this excuse to take asylum in those countries. Now what UK is doing is UK will put India into the safe list of countries, whereby it would mean that India is not a place where persecution can happen. Okay, so what would happen with this decision? Those people who were using this as an excuse to enter illegally into UK will find that they will have no option but to go back to India. Okay, so what is the aim of this move? So of course UK wants to strengthen its immigration system and help prevent and it wants to prevent abuse of its system, especially countries like Canada, and they have made their systems, immigration systems, very loose, so it is very easy to be abused. But now UK is improving its immigration system now. Okay, so people were exploiting their immigration systems, and they were making illegal journeys to UK. So now, with countries like India put into the same category as that of European Union and European Economic Area states, Georgia, Albania, Switzerland, etc., now there would be no excuse made by the nationals of India
to enter into UK using the excuse of asylum. Okay, so in general, UK would assume that there is no serious risk of persecution of its nationals in these countries, including India. So thereby, asylum seekers would not be able to claim this excuse. Okay, so why is it happening? Because they, of course, UK is not making any. UK is not doing it out of good favor, or UK is not doing it out of any goodwill. Actually, they want to regulate immigration because it has become a sensitive political issue in the UK. Undocumented workers and asylum seekers have burgeoned in these countries, and that's why, especially in UK, there is a rise of anti-immigrant sentiments. Uh, Especially with those people who are associated with Brexit campaigns, and the UK Conservative Party is also a strong advocate for tighter immigration policies. So they are demanding tighter policy to protect UK jobs from shifting to unskilled workers or skilled workers also. So they also passed this Illegal Migration Act of 2023 to decrease access to routes for asylum seekers. So government of UK has felt that there is a need to reassess its approach to asylum seekers. That's why they are continuously expanding the list of safe states, so that UK will find it very easy to remove these people who were using asylum as a an excuse to illegally enter into the UK. Okay, so what does it mean for India? Of course, it is good for India. People who were using this excuse were mostly criminals. Okay, they had criminal background, or they had some sort of problem with the law of India. So they basically fled the country, and they tried to enter into UK using these spurious excuses. Okay, so now what would happen is that if they go to UK and they use this, they try to use this excuse of being persecuted in India, they would be sent back. They would be detained and sent back to India as per the law. Okay. So the next topic is ethics committee. This topic is important for your polity section. So Lok Sabha ethics committee report has recommended the expulsion of Trinamool Congress MP Mahua Moitra, and now this recommendation will go to Lok Sabha speaker. So what happens next is now that speaker will have the authority to decide whether this report shall be made public or not. And in the upcoming session of parliament, the committee's chairperson will present this report in the house, and then of course debate would happen, a vote would happen on a government motion, and if this vote gets passed, then of course this would be the historic moment in Lok Sabha's history, that the MP of Lok Sabha will be expelled from the house for the very first time. Okay, so what is ethics committee of the parliament? It was constituted in Rajya Sabha in 1997 and in Lok Sabha in the year 2000, and it enforces the code of conduct for members of parliament. It is also engaged in maintaining discipline and decorum of parliament. So it contains not more than 15 members who are nominated by the speaker, and they hold office for a term not exceeding 1 year. Okay, so this committee can also formulate a code of conduct for members and suggest amendments to the code of conduct from time to time. And any person, how of course complaints are made to this committee, any person or member can make this complaint. Then this committee would make a preliminary inquiry, and if the allegations are serious, then of course detailed inquiry is conducted, and then after that remote report is prepared, and the recommendations of the committee are presented in the form of that report to the speaker. And the report of the committee uh, also gets tabled into the House of Parliament, and then a vote happens. Okay, so the chairman person or any member of the committee, or takes moves that report into the house, where speaker puts that question on the house, and then of course voting happens, and after a debate, if that motion gets adopted, then the person gets, or the MP gets expelled. Okay, so how is it different from the privilege committee then? So privilege committee examines the cases of breach of privileges of the house of and its members, but the ethics committee is also has a similar or an overlapping jurisdiction with privileges committee. Okay, mandate of the committee of privileges is to safeguard the freedom, authority and dignity of parliament, whereas
ethics committee is basically concerned with the code of conduct. So these privileges are enjoyed by individual members as well as the house as a collective. So that's why the breach of privilege can be examined not just for against an MP but also any other person who is not an MP. Okay, because they can also do something which is against the privilege of the house. Okay, but in case of ethics committee, only an MP can be examined for misconduct. Okay, so the next topic is radiative cooling paint. This topic is important for your science and tech section. So researchers from Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research have developed a radiative cooling paint, which is specifically engineered to cool structures like buildings, pavers, tiles in hot weather conditions. And this uh, paint has been developed from a novel magnesium oxide polymer nanocomposite, and it has large solar reflectance rate of about 96.3% and a record high thermal emission of 98.5%. Okay, so it has also demonstrated excellent cooling performance. It is also having a water resistant hydrophobic properties. So it has been found that it decreases temperature by about 10 degrees Celsius under intense sunlight. So basically, it's a low cost solution processed paint which demonstrates significant cooling capabilities. Okay, so what is radiative cooling? So basically, it's a passive cooling technology where you are not using any energy, like otherwise you used in an air conditioner, you are using energy. But in radiative cooling basically means that you're not using any energy, you are just reflecting the sunlight or heat back to its source. Okay, so the next topic is auroras. This topic is important for your science and tech section. So NASA has recently shared an incredible picture of an aurora from the International Space Station. Auroras are basically a natural phenomena which is characterized by a display of natural colored light in the sky, which is generally green, red, yellow, or white. So how is it caused? So basically it's a light show which gets caused by when electrically charged particles from the sun interact with Earth's magnetosphere and atmosphere, and solar particles interact with different types of gas molecules in the atmosphere, mostly nitrogen and oxygen, and it results in unique colored display of light. Okay, oxygen gives off green and red light while nitrogen gives blue and reddish purple light. So we also call it polar light because these are seen predominantly in regions of high altitudes like Arctic and Antarctic. In the northern hemisphere, it is called the northern lights or aurora borealis. In the southern hemisphere, it is called the southern lights or aurora australis. Okay, so do other planets also have auroras? Of course, any planet which is having atmosphere and a magnetic field is likely to have auroras, like we have observed them on Saturn and Jupiter also. Okay, so the next topic is Bhima River. This topic is important for your environment section. So Bhima River has run dry, which has left 100 villages which relied on this river in a difficult situation. Bhima River is also called the Chandrabhaga River, and it's a major river in southwest India. It's a major tributary of Krishna River. It originates from the Bhima Shankar Hills in Pune district of Maharashtra, and it flows through southwest through states of Maharashtra, Karnataka, and Telangana. It merges into the Krishna River at Kadlur in Karnataka, and it runs in a well entrenched valley, and its banks are mostly populated or heavily populated. So 75% of the river basin lies in Maharashtra only, and this river is rain fed. Because of that, monsoonal changes affect it, and it uh, goes dry when the monsoon gets affected. Okay, so the next topic is Kedarnath Wildlife Sanctuary. This topic is important again for your environment section. So a case has recently been registered against a chopper company by the Forest Department of Uttarakhand for landing the chopper in a restricted zone of Kedarnath Wildlife Sanctuary. So this Kedarnath Wildlife Sanctuary is famously known as the Kedarnath Musk Deer Sanctuary also, and it is located in the Rudraprayag and Chamoli districts of Uttarakhand. It was named after the famous Hindu temple of Kedarnath, and which this temple lies outside the northern border of sanctuary. The primary purpose of protecting the primary purpose of this sanctuary is to protect the endangered Himalayan musk deer, and this sanctuary lies in the upper catchment of Alaknanda and Mandakini rivers. It is bordered by Kedarnath, Mandani,
Chowkhamba peaks in the north, and the area of this wildlife sanctuary falls in the West Himalayan zone. So it is covered with temperate forests. And if we look at the flora and fauna, then in flora, oak, rhododendrons, cheer pine, and alpine meadows are found. And in case of animals, we find musk deer, Himalayan thar, uh, Himalayan black bear, snow leopard, etc. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.